हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रज्ञाम क्लासेस। हम आज पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी सीजीएल 2026 और अदर एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे और ऐसे ही हम जीके के अदर सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज अ मदरसा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो इसका सही आंसर है 1781 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे फोर्ट विलियम के, जो कि बंगाल में स्थित है। ये पहली ऐसी एजुकेशनल यानी कि शिक्षा का केंद्र था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित हुआ। इसके जो पहले हेड थे वो थे मुल्ला मजदुद्दीन। अगर इसके समकालीन इंस्टीट्यूशंस देखें, कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशंस देखें, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि 1784 में स्थापित हुई, जिसके हेड थे सर विलियम जोन्स एंड वॉरेन हेस्टिंग्स। और सेकंड है संस्कृत कॉलेज बनारस, जो कि स्थापित हुई 1791 में, जिसके फाउंडर थे जोनाथन डंकन। अगर हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बात करें तो ये हमारी शिक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई शिक्षा की नीति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नीति में इसमें कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार एजुकेशन पॉलिसी में 1 लाख का बजट सैंक्शन किया था, जिसमें चार्टर एक्ट 1813 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mahabalipuram emerged as an important center of temple architecture under which of the following kingdoms of South India? महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के तहत मंदिर वास्तुकला के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? ऑप्शन है चोल, चेर, पल्लव, चालुक्य। इसका सही आंसर है पल्लव। अगर हम महाबलीपुरम के बारे में देखें तो महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। मामल्लपुरम भी कहा जाता है। इसकी आर्किटेक्चर देखें पल्लव डायनेस्टी की, तो पल्लव डायनेस्टी में एक रथ टेम्पल का भी निर्माण हुआ, जो कि करवाया गया नरसिंह वर्मन, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है। मामल्ल उसका टाइटल था। मामल्ल इसलिए कहा गया क्योंकि वो कुश्ती बहुत अच्छी लड़ा करता था, इसीलिए उसे मामल्ल की उपाधि दी गई, इसे नरसिंह वर्मन को। और इस रथ टेम्पल को युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल एंड द्रौपदी रथ भी कहा जाता है, जो कि महाभारत के कैरेक्टर्स हैं। दूसरा है हमारा शोर मंदिर, जिसे पत्थरों को ज्वाइन कर करके बनाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। रथ टेम्पल बनवाया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने और शोर टेम्पल बनवाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ये दोनों राजा किस वंश के थे? पल्लव वंश के। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट को मामल्ल की उपाधि दी गई, यहाँ लिख देती हूँ मैं। नरसिंह वर्मन को मामल्ल की उपाधि दी गई, जो कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी एग्जाम्स में आता रहता है। और नरसिंह वर्मन सेकंड को राजसिंह की उपाधि दी गई। नरसिंह वर्मन ने रथ टेम्पल बनवाया था और नरसिंह वर्मन सेकंड ने शोर टेम्पल बनवाया था। अगर शोर टेम्पल को यूनेस्को साइट भी घोषित किया गया कब? 1984 में। 1984 में शोर टेम्पल को यूनेस्को साइट भी घोषित किया गया। अगर हम पल्लव आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो ये 4 स्टाइल्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला महेंद्र स्टाइल, सेकंड मामल्ल स्टाइल, राजसिंह स्टाइल, नंदीवर्मन स्टाइल। मामल्ल स्टाइल और नरसिंह वर्मन स्टाइल, तो मामल्ल स्टाइल थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट की, जो कि हमने अभी देखी, और नरसिंह स्टाइल थी नरसिंह वर्मन सेकंड की। इन्हीं के टाइटल के ऊपर इनका नाम दिया गया। महेंद्र स्टाइल के बारे में देखें तो ये सिर्फ पत्थरों को रॉक कट केव टेम्पल्स थे, यानी कि पत्थरों को काट कर गुफाओं को मंदिर का रूप दे दिया गया। और मामल्ल स्टाइल को एक बड़े से चट्टान को एक केव में, मतलब चट्टान को ही काट कर गुफा बनाई गई। नरसिंह स्टाइल में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मिलते हैं हमें, जैसे कि शोर टेम्पल हो गया, कैलाशनाथ टेम्पल हो गया। शोर टेम्पल किसने बनवाया था? हमने भी देखा नरसिंह वर्मन सेकंड ने, जिसका टाइटल था नरसिम्हा।
और नंदीवर्मन स्टाइल, जो कि इसका राजा था नंदीवर्मन, इसने स्मॉल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र शतकर्णी टाइटल राज राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। राज राजा और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमीपुत्र शतकर्णी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो इसका सही जवाब, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। इसके ऑप्शन है कुषाण, सातवाहन, कण्व और शुंग। तो इसका सही आंसर है सातवाहन। अगर हम गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में देखें तो गौतमीपुत्र शतकर्णी बहुत ही ग्रेट रूलर था सातवाहन डायनेस्टी का। गौतमीपुत्र शतकर्णी was great and capable ruler of Satvahan dynasty, ruled from 106 CE to 130 CE। अगर हम गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, उसके अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, तो पहला अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो करवाया था वो गौतमीपुत्र शतकर्णी की माँ जो थी गौतमी बालाश्री, उन्होंने खुदवाया था इसे अभिलेख को। और इस अभिलेख में गौतमीपुत्र शतकर्णी की विजयों और उनके चरित्रों का वर्णन मिलता है। कार्ले अभिलेख में देखा जाए तो कार्ले अभिलेख स्थित है महाराष्ट्र में, और इस कार्ले अभिलेख में गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जो राज किया था उसके शासन के बारे में वर्णन है। अगर गौतमीपुत्र शतकर्णी के टाइटल्स के बारे में देखें, उनकी उपाधियां, तो पहले थी राजराजा, महाराजा, एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने बहुत ही दान किया था ब्राह्मणों को, लैंड ग्रांट्स मतलब भूमि दान बहुत किया था ब्राह्मणों को। और क्षत्रिय, दर्प, मानमर्दन, क्षत्रियों का नाश करने वाले। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन मतलब तीनों समुद्रों को जीतने वाले, तीन तरफ से समुद्र को जीतने वाले गौतमीपुत्र शतकर्णी, इसलिए इन्हें त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन नाम दिया गया। अगर हम इनकी अचीवमेंट्स और बैटल्स के बारे में बात करें तो इनका शका के साथ में बड़ा ही संघर्ष हुआ था। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जो पश्चिमी क्षत्रप राजा थे नहपान शक वंश के, उन्हें हराया था। इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, क्योंकि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने अपनी जो नहपान के सिक्के थे उन पे अपना नाम खुदवाया, जो कि मिले हमें जोगलथम्बी नासिक से। अगर हम मातृनामा मतलब मेट्रोनिमिक्स, इसमें ये कहा गया कि सातवाहन जो राजा थे वो अपनी माँ का नाम लेते थे, अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, ना कि अपने पिता का। जैसे कि गौतमी पुत्र, यानी कि उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मातृसत्तात्मक समाज थी, वहाँ पितृसत्तात्मक समाज ही थी। और नेक्स्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सातवाहन। ऐसे पहले शासक थे सातवाहन जिन्होंने ब्राह्मणों को और बुद्ध भिक्षुओं को जमीनें दान में दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी। A city of ancient India was the capital of the dynasty from the 5th to 8th century CE। प्राचीन भारत का एक शहर वल्लभी 5वीं से 8वीं शताब्दी CE तक डैश राजवंश की राजधानी था। इसका सही जवाब है मैत्रक। मैत्रक के बारे में देखें तो जो मैत्रक वंश था, मैत्रक वंश ये सामंत हुआ फ्यूडेटर्स ऑफ गुप्तास, गुप्ताओं के सामंत थे। और गुप्ताओं के पतन के बाद इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था मैत्रकों ने। इसके जो संस्थापक थे मैत्रक वंश के वो थे भट्टराय। और भट्टराय जो थे इन्होंने कभी अपने आगे राजा की उपाधि नहीं लगाई, बल्कि खुद को वो सेनापति की तरह ट्रीट करते थे, खुद के आगे सेनापति लगाते थे, ना कि राजा। मैत्रक वंश की जो राजधानी थी वो थी वल्लभी। और अगर इनके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में देखें, शासकों के बारे में देखें, तो पहला हमें मिलता है ध्रुवसेन फर्स्ट। ध्रुवसेन फर्स्ट ने जैनिज्म को बड़ा सपोर्ट किया। ध्रुवसेन फोर्थ, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। परम भट्टारक और चक्रवर्तिन, ये तीन उपाधियां धारण की थी ध्रुवसेन फोर्थ ने, जो कि मैत्रक वंश के थे। थर्ड है ध्रुवसेन सेकंड, जो कि हर्षवर्धन के दामाद थे।
हर्षवर्धन कौन? वर्धन डायनेस्टी के बड़े ही महत्वपूर्ण राजा थे। और वैसे तो हर्षवर्धन ने इन्हें परास्त किया था, लेकिन बाद में अपनी बेटी से इनका विवाह करवा दिया गया, ध्रुवसेन सेकंड से। नेक्स्ट देखें, अगर वल्लभी के बारे में हम और भी फैक्ट्स देखें तो वल्लभी में सेकंड जैन काउंसिल हुई थी। 2 जैन काउंसिल हुई थी, उनमें से एक जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवादि क्षमा श्रवण। वल्लभी के बारे में नेक्स्ट देखें तो वल्लभी में एक हीनयान शाखा से रिलेटेड एक बुद्धिस्ट केंद्र था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, यूनिवर्सिटी थी जिसमें हीनयान के बारे में पढ़ाया जाता था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे गुणमती एंड स्थिरमती, जो कि एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे। हेनसांग ने भी वल्लभी की यात्रा की थी 7वीं शताब्दी में। इत्सिंग ने भी वल्लभी और नालंदा, जो नालंदा बड़ा ही उस टाइम पे बड़ा ही फेमस और बहुत ही शिक्षा के केंद्र में अपना बहुत ही बड़ा सेंटर हुआ करता था शिक्षा के केंद्र में। तो उससे कंपेयर किया है किसने? इत्सिंग ने, वल्लभी और नालंदा को। तो हमने वल्लभी के बारे में कितने ये पॉइंट्स बड़े ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। पहला, वल्लभी में सेकंड जैन काउंसिल हुई जिसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण। दूसरी, वल्लभी में एक यूनिवर्सिटी थी किसके लिए? हीनयान ब्रांच के लिए। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? गुणमती एंड स्थिरमती। हेनसांग ने वल्लभी विजिट किया था, ट्रैवल यहाँ पर आए थे। और इत्सिंग ने वल्लभी को नालंदा से कंपेयर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ? तो इसका सही जवाब है वानप्रस्थ। वैदिक लाइफ में यानी कि वैदिक जीवन में 3 आश्रम बताए गए हैं। तो 3 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। इसके बारे में हम देखें तो जो हमें आश्रम सिस्टम की उत्पत्ति मिलती है, यानी कि ये सबसे पहले कहाँ कहाँ इसका मेंशन किया गया है या उल्लेख किया गया है, तो पहले 3 आश्रमों के बारे में उल्लेख मिलता है। वो किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। इसमें सिर्फ 3 आश्रमों के बारे में लिखा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास के बारे में जो कि 4 आश्रमों के बारे में मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जबालोपनिषद से। During the era of the Dharma Sutras, such as Gautam Apastamba and Bodhayan, ये आश्रम सिस्टम ने इन आश्रम सिस्टम को कब लीगल और सोशल रिकॉग्निशन मिला था? तो वो मिला था धर्म सूत्र में। और मनुस्मृति में इन्हें एज अ ड्यूटीज या धर्म के लिए कोडिफाई किया गया है। इन 4 आश्रमों की डिटेल के बारे में, पहला है ब्रह्मचर्य, जो कि 1 साल से लेके 25 साल तक की यानी कि युवावस्था बोल सकते हैं इसे। इसका जो कोर पुरुषार्थ है वो है धर्म। ये कब से स्टार्ट होता है? उपनयन संस्कार से स्टार्ट होता है। और ये किसी गुरु के आश्रम में रहते हुए, नॉलेज गेन करते हुए, ये स्टेज वही होती है जब कोई बालक या 25 साल तक किसी गुरु के आश्रम में रह के नॉलेज गेन करता है। सेकंड है गृहस्थ। गृहस्थ होता है 25 साल से लेके 50 वर्ष तक की आयु में। इसमें अर्थ और काम को महत्वता दी गई है। इसमें हम मटेरियलिस्टिक लाइफ देखते हैं, वर्ल्डली लाइफ, इसमें मैरिज इंक्लूड होती है और हाउस होल्डर वाला जीवन, गृहस्थ का जीवन जीते हैं। थर्ड में है वानप्रस्थ, जो कि 50 से 75 साल, ये मोक्ष के तरफ जाने का टाइम है। यानी कि इसमें मतलब प्लेजर्स को हटा दिया जाता है, प्लेजर्स का त्याग कर दिया जाता है, वर्ल्डली प्लेजर्स का त्याग कर दिया जाता है, नॉलेज गेन की जाती है, सोसाइटी को जो नॉलेज देनी होती है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ है संन्यास। संन्यास में 75 से 100 वर्ष की आयु में होता है। ये मोक्ष के लिए ट्राई करते हैं। इसमें कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है, सोशल लाइफ को बिल्कुल ही त्याग देते हैं और
खुद की आइडेंटिटी को भूलकर सिर्फ भगवान के रूप में ध्यान लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव फर्स्ट हु इशूड कॉइन्स इन गोल्ड दिनार्स एंड क्वार्टर दिनार्स एंड कॉपर सिंगल डिनोमिनेशन वाज द डैश किंग। वासुदेव प्रथम जिन्होंने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे एक डैश राजा थे, किस यानी कि किस वंश के राजा थे? कौन? वासुदेव, जिन्होंने सोने के और तांबे के सिक्के चलवाए। तो इसका सही जवाब है कुषाण। इनके बारे में हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि वासुदेव फर्स्ट वॉज अ ग्रेट लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ये सबसे आखिरी राजा थे कुषाण वंश के, जिन्होंने रूल किया 190 से लेके 230। लास्ट रूलर नहीं थे, लेकिन मतलब सबसे आखिरी, बिल्कुल ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं इनको। इसके बाद इस वंश से कोई भी ग्रेट रूलर आया नहीं, इसीलिए इन्हें लास्ट ग्रेट रूलर बोलते हैं वासुदेव फर्स्ट को। कुषाण डायनेस्टी को हम इनके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स के लिए भी जानते हैं। इन्होंने गोल्ड दिनार्स और क्वार्टर दिनार्स यानी कि कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। ये शिव और नंदी, इन्होंने अपने सिक्कों पर शिव और नंदी को खुदवाया था। अगर हम इसके रूलर्स के बारे में देखें तो पहला है कुजुल कन्फ्यूशियस, जिन्होंने सिर्फ कॉपर कॉइन्स चलवाए, कॉपीड रोमन कॉइन्स एंड गॉट टाइटल ऑफ सत्य धर्म स्थिता। यानी कि कुजुल कन्फ्यूशियस ने सत्य धर्म स्थिता का टाइटल ग्रहण किया, और इन्होंने अपने जो कॉइन्स खुदवाए थे वो रोमन स्टाइल से प्रेरणा लेकर खुदवाए थे। सेकंड है विम कन्फ्यूशियस, ये पहले ऐसे राजा थे भारत में जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स जारी करे। इन्होंने अपने सोने के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल, ये तीन की पिक्चर्स डिपिक्ट करवाए यानी कि खुदवाए, और इन्होंने अपना टाइटल जो उपाधि ली थी वो थी महेश्वर की। तो कुजुल कन्फ्यूशियस की हो गई सत्य धर्म स्थिता, और जो विम कन्फ्यूशियस ने उपाधि धारण की थी वो थी महेश्वर की। कनिष्क ने गोल्ड और कॉपर के सिक्के चलवाए, बहुत ही लार्ज, मतलब बहुत सारे चलवाए थे कनिष्क फर्स्ट ने, और इन्होंने अपने सिक्कों पर ग्रीक स्क्रिप्ट में शाओ नानो शाओ ये खुदवाया था, यानी कि राजाओं का राजा। इसका मतलब होता है शाओ नानो शाओ का मतलब होता है राजाओं का राजा। और बुद्ध, ग्रीक एंड पर्शियन डिटीज को रिस्पेक्ट दी थी। हुविश्क ने गोल्ड कॉइन्स छपवाए थे, जो कि इन्होंने अपने सिक्कों पर स्कंद कुमार, विशाखा और शिव पार्वती, ये इनका चित्र अंकित करवाया था। वासुदेव फर्स्ट ने गोल्ड और सिंगल डिनोमिनेशन कॉपर कॉइन्स चलवाए थे, यानी कि शिव और नंदी ये खुदवाए थे। इससे पता चलता है कि वासुदेव फर्स्ट शिव भक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूट किंग। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन से ध्रुव, कृष्ण फर्स्ट, अमोघ वर्ष, गोविंद थर्ड। इसका सही आंसर है कृष्ण फर्स्ट। इनके बारे में देखें तो कृष्ण फर्स्ट के बारे में देखते हैं, कैलाश टेम्पल और कृष्ण फर्स्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट है कि कैलाश टेम्पल एलोरा बिल्ड बाय कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए थे कैलाश टेम्पल, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासक थे। इन टेम्पल्स पे द्रविड़ स्टाइल मिलती है। ये जो कैलाश टेम्पल है वो हमें द्रविड़ स्टाइल में मिलते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े मोनोलिथ यानी कि रॉक कट स्ट्रक्चर है, जो कि जिसका मतलब है किसी एक चट्टान को काट तराश कर ये मंदिर बनाए गए हैं। और फोर्थ है, इसमें बड़ा ही फेमस पेंटिंग क्या मिलती है, इसकी बड़ा ही फेमस स्कल्पचर मिलता है, जिसमें दिखाया गया है कि रावण, जो कि रामायण का कैरेक्टर है, रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। और इसमें बड़े ही एपिक कार्विंग्स की गई हैं। एपिक कार्विंग्स मतलब इसकी दोनों दीवारों पर एक तरफ रामायण की स्टोरी छपी हुई है, एक तरफ महाभारत की स्टोरी छपी हुई है। एलोरा केव्स के बारे में देखें तो एलोरा केव्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है संभाजी नगर, औरंगाबाद में स्थित है ये। और इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं, और
इससे ये पता चलता है, इस कैलाश टेम्पल में देखें तो ये पता चलता है कि जो राष्ट्रकूट थे बड़े ही रिलीजियस टॉलरेंट थे। या इन्होंने तीन तीन रिलीजन के बारे में मिलता है। केव नंबर 1 से लेके 12 तक बुद्धिस्ट, केव नंबर 13 से लेके 29 ये हिंदू और ब्राह्मणिकल से रिलेटेड है, केव नंबर 30 से 34 जैन से रिलेटेड है। इस केव नंबर 34 में इंद्र सभा दर्शाई गई है जो कि एक जैन केव है। इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया कब? 1983 में। और हमारे जो 20 रुपए का नोट है, नया 20 रुपए का नोट है, उसमें उसके पीछे एलोरा केव्स को ही छापा गया है। अगर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बात करें तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग, जिन्होंने चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन सेकंड को हराकर इस्टेब्लिश किया था ये डायनेस्टी। और इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी मान्यखेत, जो कि आज की डेट में गुलबर्गा और कर्नाटका में स्थित है। अमोघवर्ष फर्स्ट, ये बड़े ही फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने अपनी पहली कविता की एक पुस्तक निकाली थी, पोएट्री बुक निकाली थी, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में थी, जिसका नाम था कवि राजमार्ग। और संस्कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, यहाँ लिख देती हूँ, कवि राजमार्ग और संस्कृत प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, ये दो पुस्तक किसकी थी? अमोघवर्ष की। बड़े ही फेमस रूलर थे। ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल के बारे में देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे बोला जाता है, ये कन्नौज को हथियाने के लिए किया गया था। और इन्होंने राष्ट्रकूट पहले ऐसे थे जो कि इस लड़ाई में कूदे थे, और इनके अगेंस्ट में थे प्रतिहार और पाल, यानी कि तीन पार्टी शामिल थी इसमें, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीन का मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष जैसे बोला जाता है। किसके लिए हुआ था? कन्नौज को हथियाने के लिए। एलिफेंटा केव बड़े ही फेमस है यहाँ पर कैलाश टेम्पल में ही, जिसमें त्रिमूर्ति शिव को दर्शाया गया। ये भी राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था। अल मसूदी जो कि अरेबियन ट्रेवलर था, वो भारत आया था किसके टाइम पे? इंद्र थर्ड के टाइम पे। अल मसूदी, जिसने राष्ट्रकूटों को बलहार कहा गया है, यानी बलहार मतलब ग्रेटेस्ट किंग। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदांगास आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स एंड आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ द वेदास। दीज आर डैश इन नंबर्स। वेदांग हिंदू सहायक विषय हैं जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए थे और वेदों के अध्ययन से जुड़े थे। इनकी संख्या है 4, 6, 8 और 10। इसका सही जवाब है 6। इसके बारे में देखें तो वेदांग की जो संख्या है वो 6 बताई गई है। वेदांग का असली मतलब होता है वेदों के अंग। वेदांग मतलब वेद के अंग, लिम्ब्स ऑफ वेदास। ये किस लिए बनाए गए थे? वेदों को उनका सही प्रोनाउंसिएशन के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनकी करेक्ट एप्लीकेशन यानी कि वैदिक हाइम्स के बारे में बताने के लिए। 6 वेदांग, इनकी संख्या 6 है। और इनके अगर नाम देखें तो पहला है शिक्षा, जो कि जिसमें वर्णन है फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि शिक्षा मतलब वेदों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसमें वर्णित है? शिक्षा में। इसे नाक बोला गया है, वेदों की नाक। और व्याकरण, जिसमें कि ग्रामर मिलती है, या व्याकरण मतलब ग्रामर, जिसे मुख बोला गया है। छंद, जिसे मैटर मतलब छंद, मैटर के बारे में यानी कि वेदों के बारे में अंदर जो छंद दिए गए हैं वो, जिसे फीट बोला गया है। निरुक्त, एटाइमोलॉजी एंड वोकेबलरी दी गई है इसमें निरुक्त में, जिसे कान बोला गया है। कल्प, यानी कि जिसमें रिचुअल्स दिए गए हैं, वेदों के रिचुअल्स दिए गए हैं, जिन्हें बाहें बोला गया है, आर्म्स बोला गया है। ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसे आंख बोला गया है। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो एक
पाणिनि ऋषि हुए जिन्होंने बड़ी ही फेमस व्याकरण की रचना व्याकरण के लिए एक पुस्तक लिखी थी व्याकरण के लिए, जिसका नाम था अष्टाध्यायी, फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर के लिए एक पहली बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जिसे लिखा गया पाणिनि ने। एक थे यस्क, ऋषि यस्क, जिन्होंने निरुक्त वेदांग की रचना की थी, ऋषि यस्क ने, और इनकी बुक का नाम ही निरुक्त था। ये निरुक्त जो थी वो दुनिया की पहली डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया थी। पिंगल इन्होंने छंद शास्त्र लिखा था जिसे छंद सूत्र बोला गया। लगदा ने, ये बड़े ही ओल्डेस्ट आचार्य थे ज्योतिष के, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था वेदांग ज्योतिष। तो पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर की पहली पुस्तक थी। ऋषि यक्ष ने लिखी निरुक्त, जो कि वर्ल्ड की पहली डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया थी। पिंगल ने लिखी छंद सूत्र, और लगदा ने लिखी थी वेदांग ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद बरदाई's फेमस लिटरेरी वर्क डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान्स लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरता पूर्ण कार्यों का उल्लेख है। पहला इसके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, गीत गोविंद। यानी इसका मतलब किस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी और उनकी हीरोइक डीड्स के बारे में पता चलता है, जो की बुक लिखी है चंद बरदाई ने। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में देखें तो पृथ्वीराज रासो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है हिस्ट्री के लिए, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की से रिलेटेड है। इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद बरदाई, जो कि राजकवि थे किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। ये जो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भाषा में लिखी गई है पिंगल भाषा में, जो कि ब्रज भाषा और राजस्थानी का मिक्सअप है। और ये फर्स्ट एपिक था हिंदी लिटरेचर का। अगर इसकी मुख्य कथानक देखें तो ये लव स्टोरी और स्वयंवर इसमें बताया गया है पृथ्वीराज चौहान का, और संयोगिता जो कि पुत्री थी किसकी, जयचंद कन्नौज के राजा की। इट कंटेन्स अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान की लड़ाइयों के बारे में मिलता है इसमें, जो कि लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी, जो कि इतिहास के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है तराइन का युद्ध। तराइन फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि हुआ था 1191 एंड 1192 में। ये किस किस के बीच लड़ी गई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें बड़ा ही एक फेमस प्रोवर्ब मिलता है, बहुत ही फेमस है ये, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ये बड़ी ही बहुत ही हिस्ट्री की बहुत ही फेमस स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान को लेकर, कि पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने दूसरी लड़ाई में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसे बंदी बना दिया था, और उसकी आंखें फोड़ दी थी। पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही टॉर्चर करके आंखें फोड़ दी गई थी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान बहुत ही मतलब देख नहीं पा रहे थे, अंधे हो गए थे। तब चंद बरदाई, जो कि उनके दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उनको मोटिवेट करने के लिए गौरी की लोकेशन बताई ताकि वो तीर चला सके उस पे, और तब उन्होंने बोला था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ये एक स्टोरी है, बड़ी ही फेमस स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। नेक्स्ट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इस पे तो सीरियल भी बना हुआ है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, देखा ही होगा।
फिर अगर बाकी बुक्स के बारे में जो कि ऑप्शंस में दे रखी हैं उनके बारे में देखें तो पृथ्वीराज विजय जो कि जैनक ने लिखी थी, ये संस्कृत में लिखी गई थी। और ये किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान की विजयों के बारे में वर्णित है। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य किसकी है? तो ये है नयन चंद्र सूरी की। इसमें लाइफ ऑफ हम्मीर देव जो कि एक फेमस चौहान रूलर थे, हम्मीर देव रणथंभौर के, उनके बारे में लिखी गई है। और ये इसमें किसके बारे में लिखा है? अलुद्दीन खिलजी से उनकी जो लड़ाई हुई थी हम्मीर देव की, उसके बारे में लिखा गया है। गीत गोविंद ये लिखा है जयदेव ने। ये संस्कृत एपिक बेस्ड ऑन लव ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, गीत गोविंद। और जो जयदेव थे वो राजकवि थे किसके? कोर्ट पोएट ऑफ किंग लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। बंगाल के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उसके राजकवि थे कौन? जयदेव, जिन्होंने लिखी है गीत गोविंद। किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण और राधा की लव स्टोरी के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखें तो जो पृथ्वीराज चौहान का जो ओरिजिनल नेम था वो था पृथ्वीराज थर्ड, और ऑल्सो नोन एज राय पिथौरा। उन्होंने किला राय पिथौरा बनवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। उनकी दो बड़ी ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी। बैटल ऑफ तराइन जो कि 1891 में हुई थी, डिफीट, और इस लड़ाई में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। और दूसरी लड़ाई हुई तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था थ्रू द डिप्लोमेसी एंड टैक्टिक। इसमें कहा, इसकी बड़ी फेमस स्टोरी है कि गौरी ने उनके जो जयचंद थे कन्नौज के राजा, उन्हें अपने अंडर में मिला लिया था। गौरी के अंडर में वो आ गए थे और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पृथ्वीराज चौहान की बता दी थी। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे अपने कैंप्स में अपनी वाइफ और पूरी फैमिली को लेकर चले गए थे, तो जिसके कारण वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि इसको तो मैं हरा ही दूंगा, क्योंकि पहले भी पिछले साल मतलब 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, तो इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और बहुत ही लाइटली ले लिया था उन्होंने। तो इस वजह से उसका फायदा उठाकर गौरी ने सेकंड टाइम में उनको हरा दिया। ये जो बैटल है तराइन का दूसरा युद्ध, ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इसे, क्योंकि इसके बाद एक तरीके से हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम रूल आ गया था। और इसी टाइम पे जो एक बड़े ही फेमस सूफी संत थे जिनका नाम था संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये बड़ा ही फेमस नाम है सूफी संत। ये भारत आए थे, अजमेर आए थे, और यहाँ आज उनकी दरगाह भी है। मोहम्मद गौरी के साथ ही आए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ द संस्कृत हिस्टोरिकल पोयम द रामचरिता रिटन बाय संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी द्वारा लिखित संस्कृत ऐतिहासिक काव्य रामचरित का नायक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस है रामचंद्र, रामपाल, हर्ष, भोज। तो इसका सही जवाब है रामपाल। रामपाल के बारे में हम देखें तो रामचरित के बारे में देखें तो ये श्लेष अलंकार में लिखा गया है। श्लेष अलंकार यानी कि इस पोयम के दो मतलब निकलते हैं, दो मीनिंग है। एक में श्री राम की स्टोरी बताई गई है, भगवान श्री राम की स्टोरी बताई गई है, जो कि रामायण वाले हैं। और दूसरे काव्य में जैसे कि एक लाइन पे श्री राम के बारे में बताया गया, और दूसरे ही छंद में किंग रामपाल के बारे में बताया गया। रामपाल कौन थे? पाल डायनेस्टी के राजा थे। ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और रामपाल और पाल डायनेस्टी के बारे में देखें तो जो पाल डायनेस्टी है उसमें राजा रामपाल जो थे बड़े ही फेमस रूलर थे, जो कि है बंगाल और बिहार में थी ये। और इस पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गोपाल। इसमें हमें कैवर्त रेबेलियन भी मिलता है, संघर्ष रेबेलियन। रामपाल के टाइम पे एक कैवर्त रेबेलियन बड़ा ही महत्वपूर्ण इवेंट है।
कैवर्त रेबेलियन जो कि बंगाल में हुआ था। इन दिस रेबेलियन जो भीम थे कैवर्त कास्ट के, इन्होंने पाल अथॉरिटी को चैलेंज किया था। और इसके बारे में संध्याका नंदी ने रामचरित में डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे रामपाल ने उस रेबेलियन को, उस क्रांति को दबा दिया गया था। क्या नाम था? कैवर्त क्रांति। रामवती के बारे में देखें तो रमावती किंग रामपाल ने नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा था रमावती, अपने खुद के नाम पे रमावती। और जो कि आज की डेट में देखा जाए तो बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल की साइड पड़ता है रमावती। और दूसरे राजा, अगर हम ऑप्शंस में दिए गए दूसरे राजाओं के बारे में देखें तो रामपाल जो कि पाल डायनेस्टी के थे, इन्होंने रामचरित जो कि संध्याका नंदी ने लिखी थी, इनके कोर्ट पोएट थे हर्ष। ये पुष्यभूति वंश के राजा थे और इनके जो राजकवि थे वो थे बाणभट्ट, इन्होंने लिखी है हर्षचरित। और राजा हर्ष ने खुद ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जिसका नाम है रत्नावली, महानंदा और प्रियदर्शिका। थर्ड है राजा भोज जो कि है परमार डायनेस्टी के। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार लिखा है जो कि आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। एक है आयुर्वेद सर्वस्व, इसमें आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है। वैसे तो और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है भोज ने, लेकिन ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तकें, एक सम्रांगण सूत्रधार और एक आयुर्वेद सर्वस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। विंध्य शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है वाकाटक, कादम्ब, कलचुरी और चालुक्य। तो इसका सही जवाब है वाकाटक। इनके बारे में, विंध्य शक्ति के बारे में देखें, वाकाटक वंश के बारे में देखें तो जो वाकाटक डायनेस्टी कहाँ पर रूल कर रही थी? दक्षिणापथ यानी कि डेक्कन रीजन में 4th से 5th सेंचुरी में। विंध्य शक्ति और वाकाटक डायनेस्टी के बारे में देखें तो जो वाकाटक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे, विंध्य शक्ति के बारे में देखें, जस्ट अ सेकेंड, विंध्य शक्ति जो थे वो फाउंडर थे किसके? वाकाटक वंश के। और इनका नाम जो पड़ा वो विंध्य माउंटेन रेंज, विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपर इनका नाम पड़ा। अजंता इंस्क्रिप्शन, अजंता केव नंबर 16। विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश केतु कहा गया है, द ग्लोरी ऑफ द डायनेस्टी, और द्विज यानी कि ब्राह्मण के रूप में भी इन्हें बोला गया है, इसे विंध्य शक्ति को। इसमें इनका नाम मिलता है किसमें? अजंता गुफा के 16वीं गुफा में, जो कि विंध्य शक्ति से रिलेटेड है। अगर नेक्स्ट देखें तो प्रवरसेन फर्स्ट जो कि विंध्य शक्ति के बेटे थे। प्रवरसेन फर्स्ट द ओनली रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने टाइटल ग्रैंड किया किसका? सम्राट का। और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्रूशियल गुप्ता वाकाटक अलायंस, यानी कि वाकाटक और गुप्ताओं का संबंध कैसे देख सकते हैं? तो जो गुप्ता के बड़े ही ग्रेट रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे करवा दिया? वाकाटक रूलर रुद्रसेन थर्ड से। और फॉलोइंग द अनटाइमली डेथ ऑफ रुद्रसेन सेकंड, प्रभावती गुप्त ओवर द रुद्रसेन के बाद उनकी जो वाइफ थी प्रभावती गुप्त ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। उनकी मृत्यु हो गई थी रुद्रसेन की, और क्योंकि उनका बेटा बड़ा ही माइनर था। और प्रभावती गुप्त ने एक पूना का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन छपवाया जिसमें उनकी वेल्थ के बारे में और उस पीरियड के बारे में वर्णन मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखें तो अजंता की केव नंबर 16, 17 एंड 19, अजंता की ये 16, 17 और 19वीं गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वो वाकाटक रूलर हरिसेन और उनके मिनिस्टर ने बनवाई थी। लिटरेचर के बारे में देखें तो वाकाटक किंग जो थे प्रवरसेन सेकंड, उन्होंने पोयम लिखी थी सेतुबंध जो कि प्राकृत लैंग्वेज में थी। और कालिदास जो कि बड़े ही फेमस पोएट थे इस टाइम पे, उनके कोर्ट पोएट थे उस टाइम पे, उन्होंने मेघदूत लिखी थी उनके
राजकवि होने के साथ साथ प्रवरसेन सेकंड के राजकोट में उन्होंने कोर्ट पोएट कालिदास ने मेघदूत उस टाइम पे उसी की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर हम कदम डायनेस्टी के बारे में देखें तो कदम के जो फाउंडर थे वो थे मयूर शर्मन। कहाँ पर ये जो वंश था वो कहाँ रूल कर रहा था? कर्नाटक बनवासी में। और इन्होंने पहला फर्स्ट इंडिजीनियस एम्पायर स्टैब्लिश किया था कर्नाटका में। कलचुरी के बारे में देखें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कृष्णराज, जो कि रूल कर रहे थे सेंट्रल इंडिया त्रिपुरी में, जो चेदी त्रिपुरी के चेदी के नाम से फेमस थे कलचुरी, जो कि एमपी में स्थित है। त्रिपुरी जबलपुर के साइड। चालुक्य वंश, चालुक्य के जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन फर्स्ट, जो कि रूल कर रहे थे कर्नाटका बादामी। ये बड़े ही पावरफुल रूलर थे पुलकेशिन फर्स्ट। इन्होंने हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के राजा थे, उनको हराया था नर्मदा नदी के किनारे पर। इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है एहोल इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए और बहुत बार आ चुका है कि एहोल इंस्क्रिप्शन किसका है। तो ये है पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में। और इसमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? तो जो पुलकेशिन फर्स्ट ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। जो वाकाटक वंश था वो कंटेम्प्ररी समकालीन था किसका? गुप्ता वंश का। और गुप्ताओं ने नदन इंडिया में शासन किया और वाकाटक साउथ इंडिया यानी कि दक्कन में शासन कर रहे थे। और इन्होंने जो वाकाटक रूलर्स थे उन्होंने किसको हराया? शक जो कि मालवा और काठियावाड़ थे, उनको हराया। तो ये थी वाकाटकों की कहानी, वाकाटक के बारे में, विंध्य शक्ति के बारे में और बाकी अदर रूलर्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास डिफरेंट किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अमंग देम द मौखरीज इमर्ज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग राजवंश उभरे, उनमें से मौखरी राजवंश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उभरा? मालवा, कन्नौज, मगध या थानेश्वर। तो इसका सही जवाब है कन्नौज। इसके बारे में देखें तो इसके बारे में हमें मिलता है, गुप्ता के पतन के बाद पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण हो गया, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो गया। कहाँ पर? उत्तर भारत में। और इसके बाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि छोटे छोटे राजवंश उभर आए गुप्ता के बाद। गुप्तास के खत्म पतन होने के बाद छोटे छोटे हर क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंश निकल कर आए, जो कि उनके सामंत हुआ करते थे गुप्ताओं के। इसमें सबसे पहला मिलता है मौखरी वंश, जो कि कन्नौज में शासन कर रही थी। इनकी कैपिटल राजधानी थी वो कन्नौज में थी। और इनका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज में ट्रांसफर कर दी और जिससे नाम दिया गया महोदय नगर। इसके जो फाउंडर थे मौखरी वंश के, तो पहले तो ये फ्यूडेटरीज यानी कि सामंत हुआ करते थे किसके? गुप्तास के। इसके जो पहले शासक थे वो थे ईशान वर्मन, जिन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की। और इन्होंने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया। कौन? ईशान वर्मन। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज के। और इन्होंने हून्स को हराया था। ग्रहवर्मन जो थे वो लास्ट रूलर थे, लास्ट मेजर किंग थे इस डायनेस्टी के। और इन्होंने राजश्री, जो कि बहन थी हर्षवर्धन की, उनसे विवाह किया और प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। यानी कि प्रभाकर वर्धन जो कि पुष्यभूति वंश के राजा थे। कहाँ पर? थानेसर के। उनकी बेटी राजश्री, जो कि बहन थी किसकी? हर्षवर्धन की, उनसे विवाह हुआ किसका? ग्रहवर्मन का, जो कि लास्ट रूलर थे इसके मौखरी वंश के। हर्षवर्धन के बारे में देखें, हर्षवर्धन का कनेक्शन, तो ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट था। थ्री पार्टाइड कॉन्फ्लिक्ट था इसमें। इसमें कौन कौन शामिल था? एक थे
हर्षवर्धन, दूसरे थे मौखरीज यानी कि ग्रहवर्मन, और तीसरे थे सेन वंश के सेन वंश के शशांक, गौड़ वंश के, सॉरी। तो इसमें जो लेटर गुप्त रूलर थे मालवा के, देवगुप्त और शशांक के बीच में लड़ाई हो गई। किसके बीच में? देवगुप्त के बीच में और शशांक के बीच में। शशांक कौन थे? बंगाल के शासक, और देवगुप्त थे बंगाल के शासक। तो इसके बाद मौखरी वंश देवगुप्त के दोस्त थे ग्रहवर्मन ने अपनी दोस्ती के नाते देवगुप्त की सहायता के लिए अपनी खुद गए वहां पे शशांक को हराने के लिए। और लेकिन वहां पर क्या हुआ, शशांक ने ग्रहवर्मा की ही वाइफ को, जो कि राजश्री थी, राजश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन, उन्हें ही बंदी बना लिया। और अम, इनके जो पति थे राजश्री के, ग्रहवर्मन, उन्हें निपटा दिया, यानी कि ग्रहवर्मन की हत्या कर दी शशांक ने। तो इसी का बदला लेते हुए राज्यवर्धन जो कि राजश्री के भाई थे, बड़े भाई थे, हर्षवर्धन से बड़े, उन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? ग्रहवर्मन के ऊपर। इसके चलते राज्यवर्धन ने आक्रमण कर दिया शशांक के ऊपर। किसका बदला लेने के लिए? अपने बहनोई का बदला लेने के लिए। लेकिन राज्यवर्धन को भी उसने हरा दिया शशांक ने। इसका बदला लेने के लिए फिर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। थानेश्वर और कन्नौज किसका था? ग्रहवर्मन का। तो दोनों को रूल किया और उसने शशांक पे आक्रमण कर दिया और शशांक को खत्म कर दिया। फिर हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, कहाँ पर? थानेश्वर टू कन्नौज में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्टोरी को ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। चलो। तो ये संघर्ष है, एक तरफ था देवगुप्त और दूसरी तरफ था शशांक। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। देवगुप्त का फ्रेंड था कौन? ग्रहवर्मन। देवगुप्त कहाँ शासन कर रहा था? मालवा में। और शशांक था बंगाल का राजा। अब शशांक ने इस पे आक्रमण कर दिया देवगुप्त पे। तो एज अ फ्रेंड ग्रहवर्मन ने और देवगुप्त ने मिलके इस पे आक्रमण कर दिया। अब शशांक ने दोनों को ही हरा दिया। ग्रहवर्मन की वाइफ जो कि राजश्री थी, इनको बंदी बना लिया। शशांक ने इनको बंदी बना लिया और राजश्री को बंदी बना के ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। इसके चलते राजश्री का बदला लेने के लिए और देवगुप्त का ग्रहवर्मन का बदला लेने के लिए इनके जो भाई थे राज्यवर्धन ने शशांक पे आक्रमण कर दिया। तो शशांक ने इसको भी परास्त कर दिया। ही डिफीटेड राज्यवर्धन। शशांक डिफीटेड राज्यवर्धन और उसको मार दिया। इसका बदला, अपने भाई का बदला लेने के लिए और अपनी बहन को छुड़ाने के लिए हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठा। और हर्षवर्धन ने बंगाल पे आक्रमण कर दिया, शशांक को हरा दिया और अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। तो ये थी स्टोरीज इनकी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चोल रूलर राजराजा फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम 985 AD टू डैश। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजराजा प्रथम ने 985 ईस्वी से डैश तक शासन किया। तो इसका सही जवाब है 1014 AD। इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में राजराजा चोल के बारे में देखें तो ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड पावरफुल एम्परर इन इंडियन हिस्ट्री। चोल किंगडम को उसने ट्रांसफॉर्म किया, मतलब चोल किंगडम को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर गया। चोल किंगडम कहाँ था? साउथ इंडिया और इंडियन ओशन के
आसपास रूल कर रहा था। राजराज फर्स्ट के बारे में देखें तो उन्होंने शासन किया 985 से 1014 एडी तक। इनका जो ओरिजिनल नेम था, वास्तविक नाम था, वो था अरुलमोजी वर्मन। अरुलमोजी वर्मन। इनका जो टाइटल था वो राजराजा यानी कि किंग, राजाओं का राजा। इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 985 में हुआ। और इनके टाइम पे नेवी बड़ी ही पावरफुल हो गई थी। ही लॉन्च्ड नेवल एक्सपीडिशंस इन कनकड़। इन्होंने श्रीलंका को कनकर कर लिया यानी कि श्रीलंका को अपने अंडर में ले लिया। उस टाइम पे इला मंडलम बोला जाता था श्रीलंका को। और उन्होंने अपनी कैपिटल अनुराधापुरा को बनाया। श्रीलंका की जो कैपिटल हुआ करती थी अनुराधापुर, उसको खत्म कर दिया था बिल्कुल। और मालदीव्स और लक्षद्वीप को भी अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद उन्होंने लैंड सर्वे करवाया और अपनी एम्पायर को रीस्टैब्लिश किया, रेवेन्यू सिस्टम जनरेट किया। अगर हम इनकी आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इन्होंने इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया राजराजा फर्स्ट ने, ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल एट इज कैपिटल थंजावुर। इनकी कैपिटल क्या थी? थंजावुर, जो जहाँ पर स्थित है राजराजेश्वर टेम्पल। किसे बोला जाता था? बृहदेश्वर मंदिर को। यहाँ लिख देती हूँ, बृहदेश्वर, इसे बोला जाता था राजेश्वर। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी थंजावुर, आज के तमिलनाडु में। ये किसके लिए समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। द्रविड़ आर्किटेक्चर था, इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और यहाँ पे साउथ इंडिया का सबसे टॉलेस्ट विमान टेम्पल टावर स्थित है। इसके बाद राजेंद्र चोल फर्स्ट हुए, जिन्होंने शासन किया 1014 से लेके 1044 एडी तक। राजेंद्र फर्स्ट को बोला जाता था गंगईकोंड चोलपुरम। इनका टाइटल था राजेंद्र फर्स्ट का। और इन्होंने गंगा नदी की ओर तरफ कूच किया नॉर्थ इंडिया में, लेकिन और वहां पर हराया किसको? पाल राजा महिपाल को। और वहां उन्हें टाइटल मिला गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड की उपाधि दी गई, यानी कि गंगा को कनकर करने वाले, हत्याने वाले। और इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा गया गंगईकोंड चोलपुरम। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक कैंपेन चलाया, सब अपनी नेवल आर्मी को लेके। और किसके अगेंस्ट में? इंडोनेशिया और मलेशिया के अगेंस्ट। उस टाइम पे श्री विजय बोला जाता था इंडोनेशिया को। ये इन्होंने चाइना का जो रूट था, चोल और चाइना के बीच में ट्रेड रूट हुआ करता था, उसको सिक्योर करने के लिए ये उन्होंने कैंपेन चलाया था। किसके खिलाफ? इंडोनेशिया के खिलाफ। किसने? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने, जिनकी उपाधि थी गंगईकोंड चोलपुरम। उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई थी, इसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम की। और उनका टाइटल था गंगईकोंड, जिसका मतलब होता है गंगा को जीतने वाले। और उन्होंने पाल वंश के जो शासक थे महिपाल, उनको हराया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम प्रियदर्शी इज एसोसिएटेड विथ whom among the following Mauryan kings। प्रियदर्शी नाम निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा से जुड़ा है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो इसका सही जवाब है अशोक। अशोक के बारे में देखें तो बड़ा ही हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था अशोक। अशोक के बारे में देखें, अगर अशोक के नाम और टाइटल के बारे में देखें तो प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है प्लीजिंग अपीयरेंस, और हु रिगार्ड्स एवरीवन विथ अफेक्शन, यानी कि जो प्यार से हर किसी को संबोधित करे, प्रियदर्शी। और एक नाम था देव नाम प्रिय, यानी कि भगवान
बिलवड ऑफ द गॉड्स, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, जिसका मतलब उसके बहुत से अभिलेखों में उसका यही नाम मिलता है, देवनाम प्रिय। अगर उसके अगर उसके नाम के एविडेंस के बारे में देखें तो अशोक नाम जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो एक मस्की जो कि कर्नाटका में स्थित है और गुजर्रा एमपी में स्थित है। इन दो, मस्की और गुजर्रा, गुजर्रा अभिलेख, मस्की अभिलेख और गुजर्रा अभिलेख में इसका नाम हमें अशोक मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और पुराण में इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन कहाँ मिलता है इसका नाम हमें? पुराण्स में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, तो अगर कलिंग वॉर और चेंज ऑफ द हार्ट देखें, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। अशोका ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग मतलब आज की डेट में उड़ीसा। कब किया था? 261 में, यानी कि उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। इस कलिंग वॉर का जो अभिलेख है, किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का जो 13वां रॉक एडिक्ट है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है हमें। इस कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध में अशोक ने इतना खून खराबा मचाया, इतने लोगों को मरवाया। उस खून खराबे को देखने के बाद अशोक का एक हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उसके बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भेरी घोष यानी कि वॉर कन्क्वेस्ट, मतलब लड़ाई युद्ध जिसे भेरी घोष बोला जाता है, उसे छोड़कर उसने धम्म घोष को अपना लिया गया, द पॉलिसी ऑफ पीस एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। उसने बुद्ध दीक्षा ग्रहण की एक बुद्धिस्ट मंक से, जिसका नाम था उपागुप्त। उपागुप्त जो कि बुद्ध भिक्षु था, उससे उसने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। और अशोक के अभिलेख की लैंग्वेज क्या थी? तो भारत का पहला ऐसा शासक जिसने अपने सब्जेक्ट्स यानी कि जो देश में रहने वाले सिटीजन्स को इंस्क्रिप्शन के थ्रू एड्रेस किया था, संबोधित किया था। तो अशोक का जो पहला इंस्क्रिप्शन जो कि डिस्कवर हुआ था 1750 में, किसने किया था? पादरे टाई फेंथलर ने। पादरे ने 1750 में अशोक का अभिलेख खोजा था और इसको पढ़ने वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कब? 1837 में। किस स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। भारत में जितने भी उसके अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलते हैं वो खरोष्टी, अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट में है। खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन तख्ते बही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दन नियर पेशावर इंडिकेट्स द रूल ऑफ which of the following dynasties in northwestern area of present Pakistan? पेशावर के पास मर्दान से प्राप्त एक शिलालेख तख्ते बही वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है कुषाण, पार्थियंस, सकास, इंडो ग्रीक्स। तो इसका सही आंसर है पार्थियंस। इसके बारे में हम देखें, पार्थियंस के बारे में देखें तो तख्ते बही इंस्क्रिप्शन, तख्ते बही अभिलेख और किंग गोंडोफर्नीज, इस इंस्क्रिप्शन में फेमस इंडो पार्थियन रूलर जो फर्नीस था उसका नाम मिलता है और उसके शासन के बारे में मिलता है, उसके वंश के बारे में मिलता है। ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। गोंडोफर्नीस 20 अपने 26 साल के जो शासन था, 26 साल शासन था, उसके बारे में लिखा गया है इस अभिलेख में, तख्ते बही में। और इसी टाइम पे लिखा गया है कि भारत में क्रिश्चियनिटी का आगमन हुआ। इसी के
शासनकाल में। क्रिश्चियन मिशनरी जो थे सेंट थॉमस केम टू इंडिया, भारत आए थे किसके टाइम पे? गोंडो फर्नीस के टाइम पे, इन फर्स्ट सेंचुरी। अगर इसके बारे में हम की फैक्ट्स देखें इंडो पार्थियन यानी कि पहलव डायनेस्टी के बारे में, तो इसका जो ओरिजिन था वो था ईरान पर्शिया से। उसके बाद वो लोग तक्षशिला नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि मॉडर्न पाकिस्तान में आ गए, और इनको भारत के प्राचीन भारत के सोर्सेज में इन्हें पहलव कहा गया, पार्थियंस को पहलव कहा गया। इनकी जो कैपिटल थी वो प्राइमरी कैपिटल थी वो थी तक्षशिला, और इनका कुशानो अराइवल ऑफ द कुशान्स इन इंडिया हु डिफीटेड देम एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इन्होंने अपने आगमन के साथ साथ कुषाण जो थे इंडिया में, उन्हें परास्त करके अपने आप को स्थापित किया। अगर इन और बाकी की डायनेस्टीज के बारे में देखें तो इंडो ग्रीक के बारे में, ये इंडो ग्रीक जो थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। इनका बड़ा ही फेमस राजा था मिनेंदर, मिलिंद जिसे कहा गया है, और इसका एक मिनेंडर का यानी कि मिलिंद का बुद्धिस्ट भिक्षु जो कि नागसेन, जिसका नाम था नागसेन, नागसेन और मिलिंद के बीच में एक डायलॉग हुआ था, यानी कि एक वाद संवाद हुआ था, दार्शनिक वाद संवाद, फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट मंक नागसेन और मिलिंद, जो कि एक बड़ा ही फेमस बुक है मिलिंद पन्हो, उसमें वर्णित है। मिलिंद पन्हो में क्या मिलता है? मिलिंद और नागसेन के बीच में हुआ डायलॉग। सकाज, सकाज के बारे में देखें तो ये एक आदिवासी जाति थी जो कि सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में मिलती थी। इनकी जो मोस्ट फेमस ब्रांच थी वो कहाँ रूल कर रही थी? उज्जैन में। इसका जो राजा था किंग रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है गुजरात में, जो कि पहला एक संस्कृत, प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, जो कि कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख, जो कि मिलता है गुजरात में। किसके द्वारा? रुद्रदमन फर्स्ट के द्वारा। इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में लिखा गया है। सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने, और इसकी मरम्मत करवाई थी अशोक के टाइम पे तुशास्प ने। नेक्स्ट है कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिशियस। ये बहुत ही प्रतापी राजा था, और इसके बाद जो प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुषाण्स। इसने सका रूलर चलाया 78 एडी से, और जो कि आज भारत का इंडियन कैलेंडर जिसे हम अपनाते हैं वो सका रही है, जिसको किसने बनाया था? कनिष्क ने, जो कि था कुषाण रूलर। और इसी के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, चौथी बुद्ध संगीति। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। तख्ते बही के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये आज की डेट में मर्दान खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में स्थित है। जो तख्ते बही इंस्क्रिप्शन है, तख्ते बही अभिलेख है, वो कहाँ स्थित है? तो वो पाकिस्तान में स्थित है, पख्तूनख्वा में, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज द एम्बलम ऑफ द चोल डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा पशु चोल राजवंश का प्रतीक राज चिन्ह था? टाइगर, लायन, फिश और बो। तो इसका सही जवाब है टाइगर। चोल डायनेस्टी के बारे में देखें तो ये चोल डायनेस्टी कहाँ रूल कर रही थी? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में शासन कर रही थी, और इनके पास पावरफुल नेवी हुआ करती थी, आर्किटेक्चर था, और एफिशिएंट इनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही फेमस था। अगर साउथ इंडिया में 3 मेजर डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी। एक थी चोल, पांड्यास और चेर। चोल का जो सिंबल था, यानी कि जो राज चिन्ह था वो था टाइगर। चोल का टाइगर, पांड्या का फिश मछली, चेर का बो एंड एरो यानी कि धनुष और बाण। अगर चोल के बारे में देखें तो इनकी जो कैपिटल थी वो उर्रेयूर थी, और बाद में थंजावुर हो गई। पांड्यास की मदुरई थी,
और ये मोतियों के लिए बड़ी फेमस थी, मोतियों के बिजनेस के लिए। और जो चेर थी वो उसकी कैपिटल थी वंजी कारोर, आज की डेट में केरला। तो जो चोल डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, चोल डायनेस्टी के बारे में, तो इसके जो फाउंडर थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे विजयालया। इसके जो फाउंडर थे विजयालया, 858 850 एडी में उन्होंने मुत्थरैयर को हराया था और थंजावर को कैप्चर किया था। राजराज फर्स्ट के बारे में देखें, राजराजा फर्स्ट चोल डायनेस्टी के बड़े फेमस रूलर थे। इन्होंने बृहदेश्वर, हमने पीछे भी देखा था, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजराजा फर्स्ट ने। और ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ स्थित है? थंजावुर में। इन्होंने लॉर्ड ये समर्पित है किसको? भगवान शिव को। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में देखें तो इन्होंने महिपाल को हराया था और गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि ली थी। इनकी जो नई कैपिटल थी वो थी गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड इनका टाइटल था। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, चोल डायनेस्टी का बड़ा ही फेमस एडमिनिस्ट्रेशन था। इन्होंने लोग, आज की डेट में हम जो पंचायती राज पढ़ते हैं पॉलिटी में और पंचायती राज देखते हैं पंचायत को लेकर, तो वो कहाँ से आया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोल डायनेस्टी से आया, चोल वंश ने स्टार्ट किया था ये। तो बड़े ही फेमस थे ये चोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसका जो उल्लेख है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो एविडेंस मिलता है हमें, वो कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिलता है हमें? ये इसके बारे में क्या मिलता है हमें इसमें? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और चोल ब्रॉन्ज, गोल्डन एज ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मधु चेष्टा विधि और नटराज डांसिंग शिव, ये इसी मतलब चोल डायनेस्टी के ही बड़े ही फेमस आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में और मेटलर्जी में बोल सकते हैं कि ब्रॉन्ज काफ़ी फेमस था। ब्रॉन्ज कास्टिंग में उन्होंने लॉस्ट वैक्स बनाया था। और जो डांसिंग शिव, नटराज की मूर्ति देखते हैं वो कहाँ से आया है? वो चोल से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग Pal kings patronage the Vikramshila University in 8th century India was founded? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। इसके बारे में हम देखें, धर्मपाल के बारे में हम देखें तो धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक था वो था धर्मपाल, जिसने 8th और 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, बिहार में स्थित है। ये वज्रायन के लिए, वज्रायन तांत्रिक बुद्धिज्म जिसको बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। और इसका अगर स्कॉलर देखें यानी तो वो था अतीशा दीपांकर, जिसने तिब्बत और बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। सोमपुरा महाविहार, ये धर्मपाल ने बिल्ट करवाया था, कंस्ट्रक्ट स्थापना करवाई थी इसकी, सोमपुरा महाविहार की। सोमपुरा महाविहार जो कि स्थित है पहाड़पुर, बांग्लादेश में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको खत्म किसने किया? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। तो विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म करने वाला 1193 में एक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर था। किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। कौन? बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। अगर हम दूसरे पाल रूलर्स के बारे में बात करें तो जो गोपाल था वो था फाउंडर, संस्थापक इसका पाल डायनेस्टी का। और इसने उदंतपुर यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ इसको स्थापित किया था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की थी और सोमपुरा महाविहार स्थापित किया था। और धर्मपाल एक अपने त्रिपक्षीय संघर्ष के लेकर बड़ा ही फेमस है। धर्मपाल, देवपाल पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का।
इसने बालपुत्र देव, जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया का जो राजा था, बालपुत्र देव, उससे रिक्वेस्ट की थी कि 5 गांव दान में दे, जिससे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई जा सके नालंदा में। महिपाल फर्स्ट के बारे में देखें तो ही वॉज द सेकेंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज उसके शासनकाल में चोल शासक जो था राजेंद्र फर्स्ट, उसने बंगाल पर आक्रमण किया था महिपाल फर्स्ट के टाइम पर। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉट फाउंडेड बाय द पाल किंग। सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था कुमारगुप्त फर्स्ट, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का था, और पाल किंग यानी कि धर्मपाल ने इसको सपोर्ट किया था 200 गांव दान में देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोकरी रूल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन वेस्टर्न यूपी दैट ओवर द टाइम रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मोकरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ पाटलिपुत्र को उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया? मथुरा, अयोध्या, कन्नौज, प्रयागराज। तो इसका सही जवाब है कन्नौज। इसके बारे में हम देखें तो इसके बारे में हमें मिलता है कन्नौज रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र को रिप्लेस कर दिया गया कन्नौज के साथ में। क्यों? इसके शिफ्ट के चक्कर में, क्योंकि ये हब ऑफ ट्रेड था, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि थी, गंगा यमुना का दोआब यहाँ पर स्थित था, तो इसके थ्रू हम ट्रेड बहुत अच्छा कर सकते थे, और उत्तर पथ और नदियों का जो ट्रेड नेटवर्क था वो मिलता था कन्नौज में आके। अगर सिंबल देखें तो ये कन्नौज वो एक बड़ा केंद्र था, सिंबल था सोवरेनिटी का, लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ इंडिया। इसका जो एंशियंट नाम है, जो प्राचीन नाम है कन्नौज का, वो है कान्यकुब्ज और महोदय नगर। कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज और महोदय नगर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखें तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज एक मतलब खोला हुआ वैक्यूम, मैसिव पावर वैक्यूम बन गया स्ट्रगल के लिए। कन्नौज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? एक गुजर्रा प्रतिहार, जो कि पश्चिमी भारत में राज कर रहे थे पाल और राष्ट्रकूट। इसका जो विनर था वो था गुजर्रा प्रतिहार, और इसने अपनी कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। मथुरा के बारे में देखें तो ये महाजनपद के टाइम पे इसकी जो कैपिटल थी वो शूरसेन थी, और कनिष्क ने यहाँ पर रूल किया है। अयोध्या के बारे में देखें तो कौशल इसकी राजधानी हुआ करती थी महाजनपद के टाइम पे। प्रयागराज के बारे में देखें तो प्रतिष्ठानपुर, यहाँ पर प्रयागराज में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और समिति। तो इसका सही जवाब है समिति। इसके बारे में हम देखें तो जो वर्ण सिस्टम था, ये इसका वर्ण सिस्टम का जो पहला मेंशन मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? पुरुष सूक्त से, जो कि 10वां मंडल है ऋग्वेद का। बाकी के 4 वर्ण जो थे वो ब्रह्मा जी के अलग अलग बॉडी पार्ट से निकले हैं। जैसे कि ब्राह्मण हो गया, वो उनके मुख से निकला है, जो कि उनकी टीचिंग और सेक्रीफाइसेस को डेडिकेट करता है। क्षत्रिय वंश जो है वो उनके आर्म से निकला है। वैश्य जो है वो थाई से, और शूद्र जो है वो पैरों से। इसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में देखें वर्सेस लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम ये कर्म के ऊपर आधारित था, और सोसाइटी बहुत मतलब लचीली थी। जो मेंबर्स थे वो सेम मतलब अपना अपना प्रोफेशन खुद के हिसाब से चूज कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी जो करते हैं वही हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लचीला सिस्टम था। लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था वो बाय बर्थ हो गया, यानी कि जन्मजात हो गया।
बहुत ही संकुचित हो गया सिस्टम, और इसके लेटर वैदिक पीरियड के बाद कास्ट सिस्टम उभर कर आया। समिति के बारे में देखें तो समिति एक राजनीतिक सभा हुआ करती थी, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में सामने आई। समिति का मतलब हुआ करता था एक जनरल असेंबली, लोगों की एक सभा, जो कि इसमें ट्राइब जातियां पार्टिसिपेट करती थी। उसका जो मेन फंक्शन था वो था राजा का चुनाव। राजा का चुनाव जो थे वो समिति से हुआ करती थी, और इसका जो प्रेसिडेंट हुआ करता था उसे ईशान बोलते थे। सभा जो है वो एल्डर्स की सभा हुआ करती थी। इसमें ये जुडिशियल बॉडी हुआ करती थी, जैसे कि राज्यसभा आज की डेट में राज्यसभा हो गई, उसे सभा बोला जाता था। विदत जो था वो ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद के टाइम की सबसे पुरानी सभा जो थी वो विदत थी, और इसमें वॉर बूटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ करती थी विदत में। अथर्ववेद के बारे में देखें तो अथर्ववेद में सभा और समिति के बारे में वर्णन मिलता है हमें, जिसे प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गऊ मतलब गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है, इसका मतलब होता है जिसे मारा ना जा सके। और मोस्ट वॉर वर फॉट ओवर, यानी कि ऋग्वेद के टाइम पे बहुत से युद्ध सिर्फ गाय के ऊपर हो जाया करते थे, जिससे गविष्ठी बोला जाता था। नदियों को ऋग्वेद में सरस्वती नदी तमा कहा गया है। इंडस का मेंशन मिलता है हमें ऋग्वेद में। परुष्णी यानी कि रावी नदी का उल्लेख मिलता है, और जहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध, बड़ा ही फेमस युद्ध था, वो वर्णन वर्णन जिसका वर्णन मिलता है हमें किसमें किसमें ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते इंडिया का जो नेशनल मोटो है वो कहाँ से लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद से। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि महर्षि विश्वामित्र ने जिसकी रचना की थी, और ये किसको समर्पित है, सविता यानी कि सूर्यदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना किसके त्रिरत्न कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है कन्नड़ साहित्य के। इनके बारे में हम देखें तो जो तीन कन्नड़ साहित्य के तीन त्रिरत्न बताए गए हैं पंपा, आदिकवि पंपा। ही इज रेवर्ड एज आदिकवि के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पोएट कन्नड़ लैंग्वेज में। और ये अरिकेसरी सेकंड के राजकवि थे, जो कि चालुक्य के सामंत थे। चालुक्य फ्यूडेटरी ऑफ द राष्ट्रकूट, ये चालुक्य थे राष्ट्रकूट के सामंत। इनके जो काम मतलब इनकी जो रचनाएं हैं पंपा की, वो थी विक्रमार्जुन विजय, ऑल्सो नोन एज पंपा भारत, विच रिटेल्स द महाभारत विद अर्जुना एज द हीरो। विक्रमार्जुन विजय, इसमें अर्जुन के बारे में, जो कि महाभारत के कैरेक्टर हैं, पंपा ने इनके बारे में लिखा है। आदि पुराण, ये लाइफ स्टोरी ऑफ ऋषभ देव द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, आदि पुराण, ये इनके बारे में है। और नेक्स्ट है पोन्ना, श्री पोन्ना। ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय राष्ट्रकूटा एम्परर। इन्हें संरक्षण प्राप्त था किसका, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का। और इनको जो कवि टाइटल उपाधि दी गई थी वो थी कवि चक्रवर्ती की। कवि चक्रवर्ती का मतलब होता है कवियों के मध्य, एम्परर अमंग पोएट्स। में इनके जो रचनाएं हैं वो है शांति पुराण, द लाइफ स्टोरी ऑफ शांतिनाथ द 16th जैन तीर्थंकर। पोन्ना ने 16th जैन तीर्थंकर शांतिनाथ के बारे में लिखा है, शांति पुराण। और रन्ना, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी चालुक्य किंग तैलप सेकेंड एंड सत्याश्रय, यानी कि चालुक्य वंश, पश्चिमी चालुक्य वंश कल्याणी चालुक्य जो थे उसके राजा तैलप सेकंड, और सत्यश्रेय के राजकवि कौन थे, रन्ना। इनका जो टाइटल था वो था कवि चक्रवर्ती। इनका जो रचना है वो है अजीत पुराण, बायोग्राफी ऑफ सेकंड जैन तीर्थंकर, और गदा युद्ध। और गदा युद्ध में इन्होंने दुर्योधन, जो लास्ट फाइनल बैटल थी भीम और दुर्योधन के बीच में, गदा युद्ध जो हुई थी, उसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो ये तीन रत्न थे, पंपा, पोन्ना, रन्ना। पंपा ने पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ के बारे में, यानी कि आदि पुराण लिखा है।
पोन्ना ने शांतिनाथ के ऊपर शांति पुराण लिखा है और रन्ना ने अजीत पुराण लिखा है, अजीतनाथ सेकंड जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ। और पंपा का जो टाइटल था यानी कि उपाधि थी वो थी आदि कवि। पोन्ना की जो उपाधि थी वो थी कवि चक्रवर्ती। रन्ना की जो थी वो कवि चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको पसंद आई ये क्वेश्चन और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और देखते रहिए और बने रहिए। हम आगे भी ऐसे ही पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, 10-10 या 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे। हम अभी हिस्ट्री के कवर कर रहे हैं और बाकी फिर हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।